हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में आप सभी को डेली हम 30 क्वेश्चन देते हैं। तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। ठीक है, आप नंबरिंग क्या करिए 1 से लेकर 30 तक, और उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को पढ़ा करिए और अपना उत्तर खुद दिया करिए। उसके बाद जब मैं उत्तर बताती हूँ तो उत्तर का मिलान किया करिए। उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। देखिए, आपके जो एग्जाम है वो बहुत पास आ गया है। 15 तारीख को आपका एग्जाम है। लगभग 1 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 1 महीने क्या, आप 20 दिन मान के चलिए, 25 दिन भी मत मानिएगा, 20 दिन ही मान के चलिए कि आपके पास बचे हुए हैं। अब इस 20 दिन में आप सभी क्या करेंगे, जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसको एक बार आप सभी दोहरा लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दी हूँ। 30-30 क्वेश्चन का चलाई हूँ, 15-15 क्वेश्चन का। अगर 15 क्वेश्चन का चला है तो 20 मिनट में आपको हमने पढ़ा दिया है। 30 क्वेश्चन का चला है तो 35 से 40 मिनट में हमने, मतलब 35, 36, 37 मिनट से ऊपर वीडियो गई ही नहीं है। तो आप सभी वहां से मत पढ़िएगा जहां से आपको 10-5 क्वेश्चन मिलते हैं। और 10-5 क्वेश्चन के चक्कर में क्या होता है पता है, आप सभी ना पूरे जितने भी टोटल मॉडल है आप वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके पेपर होते हैं, पेपर में जितने भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ें आप एक बार जरूर करिएगा ताकि आप पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स को गेन कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। ऑप्शन 1 है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन 2 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 है मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन 4 है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा, उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। देखिए, हम आपसे बता देना चाहते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, 2 से 3 बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन को 1 बार पढ़े और ऑप्शन को 4 से 5 बार पढ़े। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप सभी को। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखते हैं आप सभी कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करेगा। जो हमारे शिक्षा क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली होती है वो हमें क्या करती है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप निगेटिव और पॉजिटिव माइंड से भी चीजों को कर सकते हैं। जैसे अनुभव प्राप्त करना हमारा क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछता तो उत्तर भी आपका निगेटिव ही जाता। जैसे जो पुराने बच्चे हमसे जुड़े उन्हें पता है कि कहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव लगाना है, और वो सभी आप सभी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ना डेली का डेली लिखा करिए, ताकि आप सभी को क्या हो कि देखिए, अभी आज मैं आपके लिए बुक खरीद के लाऊंगी। मैं ये सोची हूँ कि जितना था मैं करा दी हूँ। ऑनलाइन वाली जो पीडीएफ है वो मेरे पास नहीं हो पाई है, तो आज बुक लेकर आऊँगी। पीडीएफ मैं आपको तैयार करूँगी, फिर उस सारे ऑनलाइन के जो पेपर है मैं उसको पढ़ाऊँगी। ठीक है, जितना मैं सीडीपी पढ़ाऊँगी उतना में मैं गारंटी देती हूँ कि आप 27 से 28 नंबर गेन करके आएंगे। पिछली बार जब हमने सीडीपी पढ़ाया था तो हमने बच्चों से कहा था कि देखिए इसी पैटर्न पे पढ़िए, लेकिन उन्हें लगा था कि नहीं, मतलब कि पैटर्न अलग हो। जो 6 to 8 की सीडीपी थी, तो बच्चे क्या किए थे कि जब मैं टफ क्वेश्चन लेके आती थी वो वीडियो छोड़ के चले जाते थे। और क्या हुआ कि लास्ट में वही आए, जो बच्चे पढ़े थे उनके नंबर अच्छे आए थे, और जो बच्चे नहीं पढ़े वो, देखिए आप ऐसा मत करिए कि आपको जो क्वेश्चन आता है बस वही पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उससे पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन 1 है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन 2 है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। ऑप्शन 3 है कि विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन 4 है कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूछना क्या चाहता है आपसे कि निचली कक्षा में जो शिक्षण का खेल पद्धति है, मतलब कि जो शिक्षण है अगर खेल पद्धति से करा रहे हैं तो किस पर आधारित होती है। तो देखिए, जब शिक्षण को आप खेल पद्धति से कराते हैं तो वो आपके विकास, वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या होती है, आधारित होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है कि सीखने का सादृश्यता नियम। 2 है कि सीखने का प्रभाव नियम। 3 आपका है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। 4 है कि सीखने का तत्परता नियम। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। और देखिए, जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना ले,
उनको हम इसी बीच जितने भी उनके प्रैक्टिस सेट होंगे हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, भले हमें मैराथन देना पड़े 2 घंटे 4 घंटे का, लेकिन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। जितने भी वीडियो हमने कराई है आप प्लीज़ पढ़िएगा। बाकी हम 60-60 क्वेश्चन का 100-100 क्वेश्चन लेके हम आपको करा देंगे, आप टेंशन आपसे भी मत लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको सही कर लीजिएगा। सीखने का प्रभाव नियम। देखिए यहाँ पर क्या है ना, मुझे खुद भी पढ़ना रहता है तो थोड़ा टाइम नहीं हो पाता है मेरा मैनेजमेंट, इसलिए हम आपको बहुत कम वीडियो दे पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट की हम आपको वीडियो बना पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है मानसिक विकार से, ऑप्शन 2 है गणितीय विकार से, ऑप्शन 3 है पठन विकार से, ऑप्शन 4 है व्यवहार संबंधी विकार से। तो देखिए डिसलेक्सिया जो हमारा होता है वो आपका होता है पठन विकार से। जैसे डिसलेक्सिया आ गया, ये पठन विकार से हो गया। डिसग्राफिया आ गया, डिसकैलकुलिया हो गया, गणित से हो गया, डिस्फेजिया हो गया। ये सारे आपको याद करके रखने हैं, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। और ज़्यादा आपको डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया पूछता है। डिसकैलकुलिया में अपन गणित से संबंधित होता है और डिसलेक्सिया आपका क्या होता है, पठन विकार से। तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे चलते हैं, हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, थोड़ा सा छोटा करेंगे। क्वेश्चन में है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 1 है कि अन्य समान बच्चों के साथ, 2 है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, 3 है कि विशेष विद्यालय में, 4 आपका है कि विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, आप सभी अपना उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे जिन बच्चों को विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है उन बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें कैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए ये पूछा है। तो क्या आप समान बच्चे के साथ उन्हें पढ़ाएंगे? क्या उन्हें अलग से अलग पढ़ाएंगे? क्या उन्हें विशेष विद्यालय में भेज देंगे? क्या उन्हें विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के द्वारा पढ़ाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। हमने आपको बताया है बच्चा चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे दृष्टिबाधित का मतलब बच्चे जिसे दिखाई नहीं देता है, और जैसे बच्चा क्या हो कि कोई विकार से संबंधित कोई विकार है उसके अंदर, या तो बच्चा क्या हो श्रव्य बाधित हो, मतलब कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, या वाक विकार हो उसके अंदर, तो हम सारे बच्चे को उसे अन्य बच्चों के साथ ही बैठा के पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है और बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम अलग कर देंगे, इसे अलग बच्चों के साथ पढ़ाएंगे या विशेष विद्यालय में भेज देंगे। ऐसा नहीं करना है, अन्य बच्चों के साथ ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, 2 है कि विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, 3 आपका कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, ऑप्शन 4 है कि प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए आप ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक, जो हम आकलन बच्चे का कर रहे हैं, अगर उसे हमें रोचक और उपयोगी बनाना है तो हमें किसके प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूछा किसके प्रति सचेत होना चाहिए। क्या अलग अलग विद्यार्थी की तुलना करना? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद है कि शैक्षिक शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना। फिर क्या है, विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। अब देखिए किसके प्रति सचेत होना है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि इसमें एक निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है। ये तो ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। फीडबैक देने के लिए भी हम तकनीक की भाषा को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा बुद्धिमान है, ये बच्चा गधा है। जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा गधा है पढ़ने में, ये बच्चा तेज है, तो ऐसी चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सीटेट हमारा ऐसी चीजें करने के लिए हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 1 है सृजनात्मक विचार, 2 है दूसरों के साथ झगड़ना,
3 है अभिव्यक्ति में नवीनता, 4 है जिज्ञासा। अब आप सभी को पता है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो क्या वो लोगों के साथ झगड़ेगा? बिल्कुल नहीं झगड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं वो समझदार होते हैं, तो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ठीक है, जब बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो मतलब ये कौन कहा है, ये बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है कि जब दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करे तब ये किसने कहा है? पियाजे जी ने कहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपका है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन 1 है, जैसे आप ही हैं, आप घर पे बहुत कम बात करते हैं लेकिन विद्यालय में ज्यादा बात करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या आपका जो आपकी बात है मतलब कि वो ज्यादा विद्यालय में उसको खूब बात करने का आपको अवसर दिया जाता है इसलिए? बिल्कुल नहीं। कि क्या आपको घर पे अवसर नहीं दिया जाता कि आप घर पे बात करिए? ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। ऑप्शन 2 है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे खूब बात करें विद्यालय में। भाई वैसे ही पागल हो जाएगा शिक्षक, जहाँ तो बच्चों को, अगर आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को इतना कंट्रोल करके रखते हैं तो भी पागल कर देते हैं, और उसकी बात तो अलग ही है। ठीक है। ऑप्शन 3 है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कृतिका है उनको अपना घर जो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा घर पसंद नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। बात ये होती है कि जहाँ पे आपके विचारों को मान्यता दी जाए, समझ जाइए, वहाँ पर आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। ये जरूरी है कि जैसे आपके 4 दोस्त खड़े हैं, अगर आप चारों लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से एक दोस्त है, अगर वो बात कर रहा है तो आप तीनों लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो तीनों इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको वहाँ बात करना पसंद बिल्कुल भी नहीं होगा। कि अगर हमारी बातों को कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तो हम किसको अपनी बातें कहेंगे? तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ जहाँ आपकी बात को मान्यता मिलती है, आप वहाँ ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन 1 है कि शिक्षा समाजशास्त्र, 2 है कि सामाजिक दर्शन, 3 है मीडिया मनोविज्ञान, 4 है शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो याद करने वाली चीजें उसको हम समझाएंगे नहीं, बाकी जो आपके पेडागोजी की चीजें हैं उसको हम समझाते चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन 1 है कि शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन 2 है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन 3 है कि शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन 4 है कि शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी? तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या करती है? आप सभी को पता है कि ये शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, रुचि जहां पर दिख जाए हमारा पॉजिटिव होता है, तो वहां पर हम उत्तर सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन 1 है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतरक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन 2 है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन 3 है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन 4 है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा? देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, देखिए सीखना तभी समृद्ध होगा जब जहां पर आपको वास्तविक दुनिया दिख जाए। समझ जाइए आपका क्या है कि पॉजिटिव आपको मिल गया, सीधा उसे भी टिक कर दीजिए। ठीक है, आपको वास्तविक दुनिया मिल गया, वास्तविक दुनिया के उदाहरण से कक्षा में, बिल्कुल सही बात है कि जो भी चीजें हैं हम बच्चे के वास्तविक दुनिया या बच्चे के वास्तविक लाइफ से जोड़ के चीजों को पढ़ाना चाहिए। जो आपका रियल लाइफ है उससे जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, अगर इस तरीके से हम बच्चे को जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 में कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को
सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन एक है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 है कि सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन 4 है कि अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम कि कहा है कि कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं व्यापक प्रक्रिया हमारा क्या है कि ये पॉजिटिव है, लक्ष्योन्मुखी पॉजिटिव है और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित पॉजिटिव है। लेकिन एकमात्र स्थान एकमात्र हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है, निगेटिव पूछा है, उत्तर भी निगेटिव ही आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आप सभी उत्तर देते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन 1 है को निकलने स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन 2 है को माता पिता और मित्रों द्वारा उससे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन 3 है कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 4 है कि के 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो उत्तर दीजिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट वो थोड़ा सही करते हैं। देखिए आप सभी जो भी कमेंट किया करिए थोड़ा सोच समझ के, मतलब ऐसे किया करिए। अब देखिए मैं यहाँ पे मैं जातिवादिता लेके नहीं चलती हूँ। कुछ बच्चे आते हैं तो कहते हैं मैम मैं भी यादव हूँ, मैम मैं भी ये हूँ, मैं भी वो हूँ। तो देखिए भाई हम आपको पढ़ाते हैं, हम यहाँ पर जातिवादिता नहीं कर रहे हैं। हम एक टीचर हैं, हमें किसी कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा जो काम है हम अपना करते हैं। बाकी आप यादव हैं क्या है, हम सारे बच्चे को एक समान समझते हैं, हम सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसा स्पेशल नहीं है कि आप यादव हैं, हम आपको एक्स्ट्रा क्लास करवा देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी सोच समझ के थोड़ा मैसेज किया करिए। ये चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप भी एक टीचर ही हैं। तो आप अगर जातिवादिता करेंगे, अगर एक सिखाने वाला ही जातिवादिता रखेगा तो आप समझ जाइए कि दुनिया में ये जातिवादिता कितनी फैलेगी। तो हम नहीं चाहते कि जातिवादिता हो। तो हम इसलिए हम सोचते हैं कि जो हमने अपने चैनल पे अपना नाम मेंशन किया है मैं हटा दूँ। बस थोड़ा वो चैनल का नाम थोड़ा अलग होने के लिए मैंने इस तरीके से डाल दिया था। तो आप ये मत करिएगा, आप सभी जातिवादिता प्लीज़ मत किया करिए क्योंकि आप सभी एक टीचर हैं और अभी भविष्य के जो भावी टीचर हैं आप ही सब होने वाले हैं। तो आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप बच्चे को क्या सिखाएंगे, फिर बच्चा भी यही सीखेगा। देखिए इसी जातिवादिता और धर्म के चक्कर में हर चीज़ें पीछे चलती जा रही हैं। तो आप सभी ऐसा मत किया करिए, इस तरीके से मैसेज भी मत किया करिए, सॉरी कमेंट भी मत किया करिए आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका हम उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो 14 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी आ गया कि अगर 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी आपका है, मतलब कि उसे दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके साथ आपको क्या करेंगे, आप समान व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि दृष्टिबाधित है तो आप अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। और उसे क्या करेंगे, हम श्रव्य सीडी के माध्यम की सहायता से क्या करेंगे, उपलब्ध कराने चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ानी लिखानी है तो उनको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाने वाली चीज़ों से उनको हमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए कुछ भी चीज़ें है ना मुझे कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और हमारे पास तो और भी टाइम कम है क्योंकि आपका पढ़ाना, मुझे पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब फालतू की चीज़ें, इसलिए देखिए मैं टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से हम आपको संडे ओपन इनबॉक्स की जो वीडियो आती थी हमारी हमने बंद कर दिया, हम नहीं ले पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या ही बोले हम सबको। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन 2 है कि धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन 3 है कि शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन 4 है कि अंतः मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। तो देखिए प्राथमिक स्तर मतलब आपका 1 to 5, 1 to 5 पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो अगर 1 to 5 पर एक शिक्षक है आप, तो आप में निम्न से किसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक टीचर हैं तो आप में सबसे ज़्यादा धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए।
अगर आप क्लास 1 to 5 के टीचर हैं तो आप में धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। अब यही बच्चे जो कमेंट करते हैं, हम सोचते हैं ये जाके कैसे धैर्य बनाएंगे। अगर बच्चा थोड़ा सा भी चिल्ला दिया, हमको लगता है आप सब पीट डालेंगे उनको, लेकिन आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि बच्चा कितना भी चिल्लाए, कुछ भी करे, आपको मारना पीटना नहीं है। आपको बहुत, आप अगर छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, ठीक है। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं, लेकिन छोटों बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो जो कहते हैं कि हम इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो बहुत आसानी से चीज़ें करके चले आते हैं, लेकिन जो 1 to 5 को पढ़ाते हैं ना, वो बच्चे सोचते होंगे कि मतलब कि वो जब आप जाएंगे आप खुद फील करेंगे कि आप कैसे बच्चों को मतलब हैंडल करते हैं या किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन 1 है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, 2 है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 3 है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 4 है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटना के विषय में क्या करे, चिंतन करे, तब ऐसी जो अवस्था होंगी हमारी, वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्योंकि वो चिंतन करने लगा। देखिए, ये 2 तरीके का होता है, एक अमूर्त होता है, एक मूर्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर दे तो समझ जाइए वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम इसका जो ऑप्शन दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, आप ऑप्शन सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो आप सभी को बताना है। जैसे आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब वहाँ बाहर समूह में बैठाकर पढ़ा रहे हैं, अब उनके पेरेंट्स आ गए, अब उनको ये पसंद नहीं है। अब आप ऐसे में आप क्या करेंगे, मतलब कि क्या कर, चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं और कुछ बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आता है, तो आप उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे आप? तो ऑप्शन 1 है कि क्या आप अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। हम ऐसा नहीं है कि प्रधानाचार्य से जाके कह देंगे कि इनके जो अभिभावक आए थे वो भाई सही नहीं है, वो हम ऐसे पढ़ा रहे थे तो वो ऐसे कह रहे थे, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे जाके वहाँ पर। दूसरा क्या है आपका ऑप्शन कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। बिल्कुल नहीं, अभिभावक जाके, अब अभिभावक भी ये नहीं करेंगे प्रधानाचार्य से कहे कि यहाँ का जो टीचर वो सही नहीं पढ़ा रहा है, हमारे बच्चे का क्या है दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र करिए, ये भी नहीं करना है। ऑप्शन 3 है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अगर आप एक टीचर के पास भेजे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए तो आप उन पर भरोसा रखिए, वो जिस तरीके से भी पढ़ा रहे हैं प्रॉपर उन्हें पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अब एक अभिभावक से ज़्यादा एक टीचर को पता होता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी हम गलत कर लेंगे, ठीक है, कि आप बच्चे को सीधा उस स्कूल से ही बाहर निकालेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन 1 है कि गेस्टाल्ट या सिद्धांतवादी, 2 है पावलोव, 3 है जीन पियाजे, 4 है वागुस्की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट मतलब सिद्धांतवादी, इन्होंने क्या किया था कि सीखने की अंतःदृष्टि सिद्धांत का को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई। तो ऑप्शन 1 है किसके द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, 2 है कि एरिक्सन के द्वारा, 3 है स्किनर के द्वारा, 4 है पियाजे के द्वारा। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा कि पियाजे ने ही बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की थी। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन 1 है किशोरावस्था, 2 है प्रौढ़ावस्था, 3 है पूरी बाल्यावस्था, 4 है बाल्यावस्था। अब देखिए, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे क्या होते हैं कि अपने जो उनके समान आयु वाले बच्चे होते हैं उनके साथ समूह में क्या कहते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जब वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो ये कौन से बच्चे होते हैं? तो ये जो बच्चे होते हैं आपके, ये आपके किशोरावस्था में देखते हैं ना, वो टोली बना के बच्चे चलते रहते हैं और कहीं भी लड़ना भिड़ना रहता है आराम से लड़ भी लेते हैं। ऐसी अवस्था आपके साथ भी हुई होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21
21 में क्या है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन 1 है नकारात्मक, 2 है अग्रोन्मुखी, 3 है सहानुभूतिपूर्ण, 4 है तटस्थ। तो देखिए, जब बच्चा सीख रहा है तो आप उसके अगर माता पिता हैं, आप अपने को माता पिता समझ लीजिए, तो क्या बच्चे को नकारात्मक चीजें करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्या अग्रोन्मुखी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सहानुभूति भी नहीं करेंगे कि बच्चा अगर टीचर डांट दिया, बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सहानुभूति दिखाएंगे, जाके टीचर को ही सुना देंगे, ऐसा नहीं करना है। तटस्थ भी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा आप अग्रोन्मुखी रहें बच्चे के लिए, न कि आप नकारात्मक चीजें सोचें, ना ही आप उसके लिए बहुत सहानुभूति दिखाएं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है अंतर संबंध का सिद्धांत, 2 है निरंतरता का सिद्धांत, 3 आपका है एकीकरण का सिद्धांत, 4 है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो विकास है आप सभी को पता है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, तो ये हमारी कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये संबंधित किससे है ये पूछा है, तो ये संबंधित आपका निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि लगातार चलता है, तो लगातार का मतलब क्या होता है? निरंतरता। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया आपसे कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे कि संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है कि खेल का मैदान, 2 है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, 3 है सभागार, 4 है घर। तो ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको सबसे बढ़िया तरीके से एक विद्यालय उसे परिभाषित कर सकता है, या उसका जो कक्षा का पर्यावरण है वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हम 23 हो गया, 24, एक सेकंड एक बार देख लेते हैं, ध्यान नहीं था कौन सा पेपर। हाँ ठीक है, 23। चलिए 24 पर आ जाइए आप सभी। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऑप्शन और क्वेश्चन बड़े हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन 2 है कि वह प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन 3 है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ऑप्शन 4 है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को क्या करता है? ढाल लेता, समायोजित कर लेता है। अब देखिए, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, तो अब आप सभी को पता है पहले पर रटना हमारा निगेटिव ऐसे ही दिख गया, तो तुरंत इसी पे हम टिक कर देंगे। बाकी आप तीनों क्वेश्चन ऑप्शन भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन पढ़ के आप उत्तर दे दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बाकी ये तीनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हमारा गलत हो जाएगा, निगेटिव हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम 25 पर आ जाते हैं। 25 में कहा गया आपसे कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन 1 है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, 2 है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, 3 आपका है कि शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, 4 आपका है कि कक्षा में एकदम खामोशी। तो देखिए, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, मतलब बच्चे के अंदर जब अभिप्रेरणा आएगी तो वो मतलब अभिप्रेरित होगा, और अभिप्रेरित आप शिक्षण कराइए उनको इस तरीके का। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको संकेतक माना जाता है, उसको बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही होगा कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये अभिप्रेरित है, क्योंकि बच्चा अभिप्रेरित है तभी वो विद्यार्थी क्या कर रहा है? प्रश्न को आपसे पूछ रहा है। अगर उसके अंदर मोटिवेशन ना हो, अभिप्रेरणा ना हो, तो वो बिल्कुल आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, आएगा क्लास में बैठेगा, पढ़ेगा, चले जाएगा, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, उसको क्या पढ़ना है, आगे क्या करके आना है। तो बच्चा हमेशा मोटिवेट रहे, इसके लिए आपको भी हमेशा क्या रहना पड़ेगा? मोटिवेट रहना पड़ेगा। जब टीचर ही मोटिवेट नहीं रहेंगे तो बच्चा क्या खाक रहेंगे मोटिवेट, क्योंकि एक टीचर ही डिपेंड करता है। देखिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास कराते हैं तो बच्चे खुशी से झूमने लगते हैं कि अब वो वाले सर आने वाले हैं। अगर वो बोरिंग भी उन्हें लगता है तो उनको लगता है कि अब वो सर आने वाले हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और कुछ सर ऐसे होते हैं तो बच्चे पहले से मुंह बनाने लगते हैं कि अब वो सर पढ़ाने आएंगे तो ऐसे बैठा के पढ़ाएंगे, मतलब बच्चा पहले से बोरिंग फील करने लगता है। तो आपको ऐसा पढ़ाना है कि बच्चा बोरिंग फील ना करे कभी भी। आप हमेशा सक्रिय रहे और बच्चा भी सक्रिय रहे, तभी चीज़ों को क्या करेगा? बढ़िया तरीके से सीख पाएगा। ठीक है,
जैसे हम लोग ही पढ़ते थे तो हमारे एक हिंदी के टीचर थे, वो एक ही चीज़ को इतना बार पढ़ाते थे, इतना बार पढ़ाते थे कि हम लोग क्या ही बताएं। तो इसलिए हमेशा आप सभी क्या करिए कि एक ही चीज़ को बार बार मत पढ़ाइए, बच्चे को अगर चीज़ें आ गई हैं तो उसे अलग अलग पढ़ाइए। ठीक है, आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन निगेटिव है, उत्तर निगेटिव ही आएगा हमारा। आगे चलते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन 1 है कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, 2 है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, 3 है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। अब आइए ऑप्शन 4 पर चलते हैं हम। ऑप्शन 4 है कि सानिध्य मतलब संगीत की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही होगा कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये किसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंधित नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो आपके शरीर का कार्य है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 पर चलते हैं। 27 में है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन 1 है कि बोध मतलब समझ बढ़ाने की तकनीकी से, 2 है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, 3 है मन का चित्र बनाने से, 4 है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 28 पर आ जाइए। अब सभी थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए कल से हो सकेगा, आज अभी हम जाएंगे आप सभी के लिए बुक लाएंगे, तो कल से हो सकेगा अगर बुक मिल जाती है तो कल से हम आपको एसएसटी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीज़ें जो थी हमने करा दिए थे, अब वो पीडीएफ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो बाकी जो ऑनलाइन की पीडीएफ होंगे हम उसको आपको बनाकर करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन 1 है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, 2 है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, 3 है कि सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, 4 है कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। अब क्वेश्चन क्या है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। मतलब जो बच्चा सीख रहा है, बच्चा 1 to 5 में है, ठीक है, तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो आपका होगा, क्या होगा बताइएगा उत्तर में। तो देख लीजिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। देखिए बच्चे की जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हम शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे का अगर देखिए महंगी चीज़ का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि महंगी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा, सरल रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। मतलब कि देखिए बच्चे के पास जितनी क्षमता है, ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास 5 में है अब हम उसे क्लास 10 की चीज़ें दे दे पढ़ने के लिए या उसको होमवर्क करने के लिए। तो देखिए उसकी जितनी क्षमता है हम उसके अनुरूप ही उसको शिक्षण पद्धति का हम उसके साथ प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पर चलते हैं हम। 29 में आपसे क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। 29 में कहा गया कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन 1 है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 वर्ष, ये हो गया आपका। 2 है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका होता है 11 वर्ष से ऊपर। 3 है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, ये आपका होता है जन्म से 2 वर्ष। चौथा आपका कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 2 से 7 वर्ष होता है। तो अब आप सभी को बताना है कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का प्रारंभ करेगा। अभी हमने आपको बताया है ऊपर क्वेश्चन में। तो देखिए जब बच्चा तार्किक चिंतन करेगा जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 का 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। किसका पोषण पूछा है, सृजनात्मकता का। तो ऑप्शन 1 है कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। ऑप्शन 2 है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3 है कि विद्यालय जीवन के आरंभ में उपलब्धि के लक्षण पर बल देना। ऑप्शन 4 है कि परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो अब आइए यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अच्छे अंक प्राप्त करना है हमारा निगेटिव में चला जाता है, ठीक है,
लक्ष्य पर हमेशा बल देना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बल देना, ये भी हमारा निगेटिव में ही जाता है। आगे देखते हैं कि अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा को पोषण करने में एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। उत्तर हमारा क्या पूछा था, पॉजिटिव पूछा था, सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉजिटिव पूछा था, तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही करिएगा। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। और बाकी आज आपकी जो CDP है 1 to 5 की वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन और भी अगर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं तो हम आपको यहाँ पर मैराथन भी करा देंगे, 1 से 2 मैराथन देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके, अगर हम आपको एक पैटर्न दे देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने भी जो भी बच्चे हैं, अगर आपके पास जो भी सोशल मीडिया पे जहाँ भी से भी जुड़े हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं से भी, तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।